Hello students, here I have come up with History Chapter 2 of Class 10 Social Science। और ये जो चैप्टर है इसका नाम है राइज ऑफ गांधी एंड द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया। मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि ये चैप्टर जब आप लोग देखोगे तो वन शॉट में देखने की कोशिश करिए और कहानी की तरह जस्ट एंजॉय करिए, सुन लीजिए। यहां पर आपको पूरे मॉडर्न हिस्ट्री का आफ्टर गांधी जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में जो जो इवेंट्स हुए हैं लगभग सारे ही कवर कर दिया गया है इस चैप्टर में। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। पहला है कि राइज ऑफ गांधी। देखिए, महात्मा गांधी जब भारत में आते हैं और फ्रीडम मूवमेंट ज्वाइन करते हैं आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1914, ये एक लैंडमार्क इवेंट होता है। ऐसा नहीं है कि महात्मा गांधी के आने से पहले भारत में फ्रीडम मूवमेंट नहीं चल रही थी, बट महात्मा गांधी के आने के बाद फ्रीडम मूवमेंट टुक द शेप ऑफ मास मूवमेंट। मतलब बहुत सारे लोगों ने एक साथ पार्टिसिपेट किया, जिससे ब्रिटिशर्स की आप बोल सकते हैं कुछ तो ब्रिटिशर्स का नींव हिला के रख दिया पूरा महात्मा गांधी। तो देखिए 1914 में शुरू होता है वर्ल्ड वॉर 1। वर्ल्ड वॉर में दो पार्टीज थे मोस्टली, एक था एलाइड पार्टीज, दूसरा था आपका एक्सिस पार्टीज। एलाइड पार्टीज में थे जैसे ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस। उन लोगों ने, ब्रिटेन ने जैसे प्रॉमिस किया भारत के लोगों को कि अगर वर्ल्ड वॉर 1 में भारत के लोग ब्रिटेन का साथ देते हैं देन वो लोग वर्ल्ड वॉर 1 जीतने के बाद सबको क्या करेंगे, डोमिनियन स्टेटस इंडिया को मिल जाएगा। डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है भारत के लोग अपना डिसीजन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन खुद ले सकते हैं, भारत के लोग खुद कानून बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। 1918 में एलाइड पावर जीत जाते हैं, बट ब्रिटेन ने जो प्रॉमिस किया था कोई भी प्रॉमिस उन लोगों ने मतलब रखा नहीं, जिससे लोगों के अंदर, भारत के लोगों के अंदर डिस्कॉन्टेंट शुरू होता है और एक नेशनलिस्ट फीलिंग, जैसे एक इंडियननेस शुरू हो जाता है। और उसका ऊपर है आपका रशियन रिवॉल्यूशन जो 1917 में हुआ था, ये भी थोड़ा आपका बोल सकते हैं कि पेट्रोल देने की कोशिश करता है, ऑयल देता है, जिससे नेशनलिज्म की जो आग है और भी जल उठती है। ठीक है, गांधी जब भारत में आए उससे पहले ही ऑलरेडी उन्होंने अपने आप को एक अच्छे लीडर के रूप में मतलब एस्टेब्लिश कर चुके थे इन साउथ अफ्रीका। और बाद में जब वो भारत में आए तो 3 मेन इवेंट, एक तो हो गया चंपारण बिहार में, खेड़ा गुजरात में और अहमदाबाद भी गुजरात में, जहां पर वो अपना लीडरशिप दिखाते हैं और जिससे वो एक मास लीडर बन जाते हैं। ठीक है, भारत का नेशनलिज्म संभालने से पहले गांधी ने अपना एक्चुअली जो ये स्ट्रगल्स था, ठीक है, फॉर द इंडियंस अगेंस्ट द रेसिज्म इन साउथ अफ्रीका इन 1893 शुरू किया था, जब वो 24 साल के एक बैरिस्टर थे। ठीक है, तो बैरिस्टर वो लोग होते हैं जो भारत के तो नागरिक होते हैं बट बाहर जैसे इंग्लैंड में या किसी और कंट्री में जाके लॉ की पढ़ाई करते हैं, इसीलिए उन्हें बैरिस्टर कहा जाता है। ठीक है, अभी पढ़ते हैं महात्मा गांधी के बारे में। ठीक है, मैंने वही सजेस्ट करूंगा, कहानी की तरह सुन लीजिए। तो महात्मा गांधी का जन्म होता है 2 अक्टूबर पोरबंदर गुजरात में। ठीक है, एक वेल टू डू फैमिली था। फिर वो 1888 में इंग्लैंड जाते हैं लॉ की पढ़ाई करने। बाद में वो 1891 में एक बैरिस्टर बन के लौटते हैं। फिर कुछ दिनों तक एज ए लॉयर वो राजकोट और बॉम्बे में काम करते हैं। बाद में उनको 1893 में फिर से जाना पड़ता है कुछ प्रोफेशनल काम की वजह से साउथ अफ्रीका। जब वो साउथ अफ्रीका जाते हैं तब ही वॉज डीपली शॉक्ड बाय द पॉलिटिकल एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन जो भारत के लोगों के ऊपर चल रहा था बाय द यूरोपियंस इन साउथ अफ्रीका। बहुत बार उनको खुद बहुत सारे ह्यूमिलिएशन का
सामना करना पड़ा। एक बार तो ऐसा हुआ था, एज ही वॉज ब्लैक, तो उनके मतलब ट्रेन में मतलब जो फर्स्ट क्लास बोगी थी उनमें चढ़ने नहीं दिया गया था, उनको धक्का मार के फेंक दिया गया था। सो इसी एट्रोसिटीज के खिलाफ मतलब भारत के लोग तो लगभग थोड़ा बहुत काले ही थे, है कि नहीं? तब मजदूर लोग के क्या होंगे, काले थे। और साउथ अफ्रीका में एपार्थाइड रिजिम वाज इन पीक, मतलब द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द व्हाइट क्लैंस एंड द ब्लैक वंस, दिगंबर एंड श्वेतांबर जिसे बोल सकते हैं, ठीक है? तो जैन लोगों में भी था, ठीक है नहीं? अच्छा, जैन लोगों में वैसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, जैन लोगों में एक दो पार्ट था, बट साउथ अफ्रीका में जो चल रहा था दैट वाज फुल्ली डिस्क्रिमिनेशन, दैट वाज अपार्थाइड। आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा होगा, नेल्सन मंडेला, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है? फिर जो साउथ अफ्रीका में भारत के लोगों के खिलाफ जो एट्रोसिटीज चल रही थी उसके खिलाफ वो खड़े होते हैं और वहां पर पहला एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन खड़े करते हैं जिसका नाम होता है नेशनल इंडियन कांग्रेस। वहां पर एक वो न्यूज़पेपर के एडिटर भी बन जाते हैं और खुद वो न्यूज़पेपर पब्लिश करते हैं जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। और ये जो सत्याग्रह उनका जो मेन टूल था इन ऑर्डर टू फाइट अगेंस्ट द एट्रोसिटीज, पहली बार वो अप्लाई करते हैं अगेंस्ट द ह्यूमिलेटिंग लॉ अगेंस्ट एंटरिंग इंडियंस फ्रॉम इनटू द जैसे कि आपका ट्रांसवाल प्रोविंस। और साउथ अफ्रीका में एक कानून बना दिया गया था कि भारत के जो भी लोग हैं अपने हिसाब से शादी करते हैं एंड इफ एनी मैरिज वाज नॉट सोलमनाइज्ड एज पर द क्रिश्चियन राइट्स तो उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। तो इन सब के खिलाफ गांधी अपने इंडियन ओपिनियन जो न्यूज़पेपर होता है उसमें लिखते हैं और अपना जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था वहां पर नेशनल इंडियन कांग्रेस, उसके सहायता से इन सारे कानून के खिलाफ वो एजिटेशन करते हैं, ठीक है? और सारे कानून के खिलाफ वो प्रोटेस्ट करते हैं। इसी के दौरान गांधी को करीब करीब 9 महीने के लिए अरेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है? बट लेटर बहुत सारे लोगों ने मास मूवमेंट किया जिसकी वजह से गवर्नमेंट प्रेशर में आ जाती है और गांधी को जेल से छोड़ देती है और एक कानून बनाती है इंडियन रिलीफ एक्ट। सो हम मान सकते हैं कि पहले बार जो महात्मा गांधी ने उधर सत्याग्रह अप्लाई किया था इट वॉज क्वाइट सक्सेसफुल, ठीक है? इसी से गांधी की पॉपुलैरिटी हो जाती है साउथ अफ्रीका में, मतलब ही बिकेम ए वेल नोन लीडर, वेल नोन फिगर, ठीक है, फॉर द इंडियंस। ये जो वर्ड सत्याग्रह है गांधी ने पहली बार साउथ अफ्रीका में ही यूज किया था। सत्याग्रह में एक्चुअली 2 शब्द होते हैं। सत्य का मतलब होता है ट्रूथ, आग्रह का मतलब होता है एडहेरेंस या फिर होल्डिंग फास्ट। इसका मतलब रूट मीनिंग होता है कि सच को पकड़ के रखना, सच की राहों में चलना, दैट इज सत्याग्रह, ठीक है? हम लोग आगे चलते हैं। ठीक, सो सत्याग्रह का जो मेन बेसिस था लड़ने का वो था नॉन वायलेंस। और गांधी के अंदर ये जो नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ की जो आग लगी थी, बिकॉज ही वॉज वेरी मच फैसिनेटेड बाय द 2 राइटर्स। एक के नाम था टॉल्स्टॉय, लियो टॉल्स्टॉय, और एक का नाम था थोरो। जब 1915 में गांधी वापस भारत में आते थे और आने के बाद ही वो पहले 3 लोकल डिस्प्यूट में अपना लीडरशिप देते हैं। एक है चंपारण जो उन्होंने लैंडलॉर्ड के खिलाफ किया था, ठीक है? पीजेंट्स और लैंडलॉर्ड के खिलाफ, पीजेंट्स के ओर से लैंडलॉर्ड के खिलाफ उन्होंने एजिटेशन किया था क्योंकि चंपारण में एक सिस्टम चल रही थी, उसका नाम था 3 कठिया सिस्टम। चंपारण में क्या चल रहा था? 3 कठिया सिस्टम, कठिया, ठीक है? इस सिस्टम के तहत 1/3 पीजेंट के पास, मतलब फार्मर के पास जितना भी लैंड था उसका 1/3 फोर्सफुली उन्हें इंडिगो प्लांट करना पड़ता था, ठीक है? और वो इंडिगो बाद में ब्रिटिशर्स खरीद के लेके जाते थे एज ए रॉ मटेरियल इन देयर टेक्सटाइल इंडस्ट्री। लेकिन जब फ्रांस में सिंथेटिक जो डाई है, मतलब सिंथेटिक कलर है, वो प्रोड्यूस हो गया था, वो मैन्युफैक्चर हो गया था, तब
ब्रिटिशर्स ने इंडिगो खरीदने से मना कर दिया, तो पूरी तरीके से जो इंडियन लोग थे वो लॉस में जाने लगे। तो इसी के खिलाफ, लैंडलॉर्ड के खिलाफ भारत में चंपारण में सत्याग्रह किया था। ठीक है, जो बिहार का ही एक प्रोविंस बोल सकते थे, बिहार का एक एरिया था। फिर उन्होंने खेड़ा गुजरात में अगेंस्ट द लैंड रेवेन्यू कलेक्शन, और ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे, दो देयर वेर क्रॉप फेलियर, मतलब नेचुरल कैलामिटी की वजह से क्रॉप पूरी तरीके से फेल हो गया था। फिर भी ब्रिटिशर्स बोल रहे थे पीजेंट्स को कि उन्हें लगान देना पड़ेगा, मतलब उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। उसके खिलाफ उन्होंने स्ट्राइक किया। फिर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, वर्कर्स की ओर से उन्होंने मिल ओनर के खिलाफ लड़ा। ठीक है, बाद में यहां पर भी वो सक्सेसफुल रहे। सो ये तीन जो मास पार्टिसिपेशन था लोगों का, जहां पर गांधी ने अपना जो मेन हथियार था ट्रूथ और नॉन वायलेंस अप्लाई किया, और वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल बन गए। इसी के तहत गांधी भारत में एक मास लीडर के रूप में आते हैं। ठीक है, बाय द मीन टाइम 1914 में, वो तो कहानी में बता ही चुका हूं कि 1914 से लेकर आपका 1918 तक वर्ल्ड वॉर 1 चलता है, और बाद में जब ब्रिटिश की फोर्स, जो एलाइड फोर्स थी, वो जीत जाता है, लेकिन उन्होंने जो प्रॉमिस किया था भारत के लोगों को, वो कोई भी प्रॉमिस वो लोग पूरा नहीं करते, जिसके वजह से लोगों के अंदर डिसकॉन्टेंट, डिसेंट बहुत पैदा होते हैं, और एक नेशनलिस्ट फीलिंग जग जाता है कि हमें ब्रिटिश को बाहर निकालना है और हमें अपना देश में अपना ही रूल चलाना है। ठीक है, फिर आता है एक ड्रैकोनियन लॉ या ड्रैकोनियन कानून जिसे कह सकते हैं, जिसे बोला जाता है रॉलेट एक्ट 1919। 1917 में गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैम्सफोर्ड, उन्होंने एक कमिटी अपॉइंट किया था अंडर जस्टिस सिडनी रॉलेट। उन्होंने ये कमिटी इसलिए अपॉइंट किया था, ही वांटेड टू इन्वेस्टिगेट द नेचर ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज जो भारत में चल रहा था, और सिडनी रॉलेट के रिपोर्ट के तहत ही जो गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, एक कानून पास करती है जिसका नाम था रॉलेट एक्ट 1919। इस एक्ट के तहत किसी को भी अगर संदिग्ध पाया गया एज द रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसको जेल में डाल दिया जाता था विदाउट एनी ट्रायल, विदाउट एनी कन्विक्शन। मतलब आपको कोर्ट में भी नहीं लेके जाएगा, डायरेक्ट जेल में डाल दिया जाएगा अगर सिर्फ कोई संदेह भी होता है कि आप ब्रिटिशर्स के खिलाफ कोई एजिटेशन कर रहे हो या कोई रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी कर रहे हो। ठीक है, अच्छा, उसके खिलाफ 1919 में ही सत्याग्रह या नॉन वायलेंस मूवमेंट शुरू हो जाता है। तो गांधी प्रोटेस्ट करते हैं 1919 में। सत्याग्रह अकॉर्डिंग टू गांधी एक रिलीजियस मूवमेंट होता है। ये एक प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन है, जहां पर हम सच की ओर चलते हैं, हम अपने आप को जानते हैं और पूरी तरीके से नॉन वायलेंस मीन्स अपनाते हैं और एट्रोसिटीज के खिलाफ खड़े होते हैं। ठीक है, तो ये मूवमेंट 6 अप्रैल 1919 को शुरू होता है विद ए डे, पूरी दिन तक हड़ताल भी चलता है। ठीक है, बट एक्चुअली इट वाज सस्पेंडेड। जब पीपल सस्पेंड कर दिया गया था, वाज टू बी सस्पेंड करना पड़ा। रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो सत्याग्रह चल रहा था, लोगों ने फास्ट किया, भगवान को प्रे भी किया। ठीक है, अच्छा, पानी पी लेते हैं थोड़ा। अच्छा, फिर आता है जब मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं एक इवेंट जिसने भारत की धरती को हिला कर रख दिया, जालियनवाला बाग 1919। 13 अप्रैल कहां पर हुआ था? अमृतसर, जालियनवाला बाग। पंजाब में ये जो सत्याग्रह अगेंस्ट रॉलेट एक्ट बहुत पीक पर था, तो पंजाब के 2 इंपॉर्टेंट लीडर सत्यपाल और किचलू, उनको रॉलेट एक्ट के तहत ब्रिटिशर्स अरेस्ट कर लेती है। सो इसी के खिलाफ एक प्रोटेस्ट मीटिंग होता है जालियनवाला बाग अमृतसर में। ये जो बाग था, इसका सिर्फ जो एंट्री, एक नैरो पैसेज या नैरो एंट्री था, इसका कोई एग्जिट नहीं था। जब सारे भारत के लोग, पंजाब के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, तब जनरल डायर, जो उन सबको मतलब देख रेख कर लिए, उनका प्रोटेस्ट को खत्म करने के लिए आया था,
मर्सीलेसली ब्रिटिश ट्रूप को ऑर्डर देता है कि फायर करिए। जैसे ही ब्रिटिश के ट्रूप फायर करते हैं तो निहत्थे लोग को गोली लगती है। आज भी बुलेट मार्क्स जालियनवाला बाग में है। तो हंड्रेड्स ऑफ लाइव्स, मतलब उनके पास कोई हथियार नहीं है और इधर से गोलीबारी हो रही है तो लोग मरेंगे ना। बहुत सारे लोग मरे थे। ब्रिटिशर्स के हिसाब से तो करीब लगभग वो माना जाता है कि 150 से 300 के बीच में लोग मरे होंगे, बट रियलिटी में कुछ और ही था। मोर देन 4000, 3 से 4000 लोग एक साथ मरे होंगे। तो इसके खिलाफ लोगों के अंदर डिस्कंटेंट और भी ज्यादा हो गया इंडियन लोगों के अंदर, क्योंकि ब्रिटिश ट्रूप्स ने क्या किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमीशन बिठाया हंटर, लॉर्ड हंटर के तहत, कि इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। और जो जनरल डायर था उसको ब्रिटिश एक्टिविटी से क्या किया गया, रिमूव कर दिया गया, बट उसका कोई सेंटेंस नहीं हुआ, उसे एब्सॉल्व कर दिया गया लंदन में, इसे छोड़ दिया गया। बाद में उसी को उधम सिंह, एक तब वो बच्चे थे जब ये घटना हो रही थी 1919 में, बाद में जब बड़े होते हैं 1939 में लंदन में जाके उन्हें गोली मारते हैं जनरल डायर को, ठीक है। और इसी घटना के खिलाफ अपना प्रोटेस्ट शो करने के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश के द्वारा दिया गया जो नाइटहुड टाइटल था उसे छोड़ दिया था, ठीक है। मूविंग अहेड। खिलाफत मूवमेंट देखिए, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टर्की हार जाता है, ठीक है, तो टर्की के जो खलीफा थे पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के लिए एक मतलब मैसेंजर ऑफ गॉड थे। सो इसी के अगेंस्ट में भारत में भी मुस्लिम लोग ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गए और वो लोगों ने एक खिलाफत कमेटी एस्टैब्लिश किया अंडर द लीडरशिप ऑफ मौलाना शौकत अली एंड मोहम्मद अली, ठीक है। महात्मा गांधी को लगा कि ये एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है हिंदूज और मुस्लिम को इकट्ठा करना। तब महात्मा गांधी ने भी परसुएड किया दिस खिलाफत मूवमेंट और उन्होंने हिंदूज और मुस्लिम को इकट्ठा किया ताकि वो नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट कर पाए अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, ठीक है। और खिलाफत मूवमेंट के जो मेन लीडर्स थे उनका इकट्ठा एक ही डिमांड था, रेस्टोरेशन ऑफ द खलीफेट इन टर्की बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। इसी के तहत एक मास मूवमेंट पहली बार शुरू होता है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो 1920 से 1922 तक चला, ठीक है, अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। उनका मेन हथियार वही था, गांधी ने बोल दिया था मेन हथियार वही होगा कि नॉन वायलेंस। बहुत सारे एक्टिविटीज चलाया गया, जैसे ब्रिटिश गुड्स को बाय ना करना, लोकल हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट करना, लिकर शॉप को पिकेट करना, मतलब लिकर शॉप को पिकेटिंग करना, पूरी तरीके से बंद कर देना, ठीक है। बहुत सारे कारण थे ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाने के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट रीजन अगर हम देखें जिसके वजह से ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ था, उसमें तो पहला डिस्कंटेंट एमंग इंडियंस ओवर द वर्ल्ड वॉर 1, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 में भारत के लोगों ने बहुत साथ दिया ब्रिटिशर्स का, क्योंकि बहुत ह्यूमन रिसोर्स भारत का खत्म हुआ, इंडियन इकोनॉमी भी डैमेज हुई, बट ब्रिटिशर्स ने जो प्रॉमिस किया था भारत लोगों को लौटाएंगे डोमिनियन स्टेटस, पर उन्होंने दिया नहीं। दूसरा, रॉलेट एक्ट के तहत जो एक ड्रैकोनियन लॉ था, किसी को भी अरेस्ट किया जा रहा था, यह भी लोगों के अंदर एक डिसेंट और डिस्कंटेंट पैदा कर रही थी। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर कारण देखें तो जालियनवाला बाग मैसाकर 1919 में। फिर इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बाय द ब्रिटिशर्स, टैक्स रेट बहुत ज्यादा बढ़ा रहे थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स को वर्ल्ड वॉर 1 में बहुत लॉस हुआ था और इस लॉस को कवर करने के लिए वो लोग भारत के लोगों से ज्यादा टैक्स कलेक्ट कर रहे थे, ताकि वो लोग अपना डिफेंस में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कर पाए और डिफेंस को इंप्रूव कर पाए, ठीक है। और खिलाफत मूवमेंट भी स्टार्ट कर दिया था इन ऑर्डर टू रेस्टोर द ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर मतलब टर्की, जो भारत में ही शुरू हो गया था। तो ये कुछ मुख्य कारण थे जिसकी वजह से आप मान सकते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ था, ठीक है। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो शुरू हुआ था ये अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक स्पेशल सेशन हुआ था 1920 में कलकत्ता में, वहीं पर उसका मतलब रेटिफिकेशन किया गया था।
हिंदूज और मुस्लिम दोनों ने पार्टिसिपेट किया। बहुत ह्यूज बॉनफायर फॉरेन क्लॉथ को इकट्ठा जलाया गया। फॉरेन गुड्स का जो सेलिंग था उसे बंद किया गया। लिकर शॉप को बंद किया गया। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना कॉलेज और स्कूल उन्होंने छोड़ दिया। जो मिदनापुर के पीजेंट्स थे, मतलब फार्मर्स थे, उन्होंने एक नो टैक्स कैंपेन बोला, हम लोग टैक्स नहीं देंगे, ये भी चलाया था। कांग्रेस ने कुछ नेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप किया था, क्योंकि जो बच्चे ब्रिटिश के जो स्कूल ब्रिटिशर्स के द्वारा जो सेटअप किया गया स्कूल और कॉलेज छोड़ के आ रहे थे, उन्हें तो अपना एजुकेशन पूरी करनी थी। इसके लिए कुछ नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी शुरू किया गया था इन दिस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जैसे काशी विद्यापीठ, बनारस विद्यापीठ, नेशनल मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो अलीगढ़ में है। सेठ एक जमुनालाल बजाज करके एक सेठ थे, उन्होंने उसी टाइम में, मतलब उस जमाने में कितना रुपए दिया था? 1 लाख रुपए दिया था नॉन प्रैक्टिसिंग लॉयर्स को, क्योंकि लॉयर्स ने भी तो कोर्ट जाना बंद कर दिया था। बहुत सारे वॉलंटियर्स, लगभग 40 लाख वॉलंटियर्स ने कांग्रेस को ज्वाइन किया। 20,000 चरखा मैन्युफैक्चर किए गए ताकि लोग अपना कपड़ा खुद बना सके। ठीक है, एक तिलक स्वराज्य फंड बनाया गया ताकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में जो भी खर्चा आता है उसे फंड किया जा सके। करीब करीब 1 करोड़ रुपए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इकट्ठा हो गया था। वीमेन ने भी पार्टिसिपेट किया। इवन जो प्रिंस ऑफ वेल्स आ रहे थे, उनका आना भी बॉयकॉट किया गया लोगों के द्वारा। सो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का जो एस्पेक्ट अगर हम देखें तो कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी थे और कुछ नेगेटिव थे। पॉजिटिव एस्पेक्ट में जैसे लोगों ने हैंड स्पिनिंग, चरखा चलाना सीखा, खुद का कपड़ा बनाना सीखा। अनटचेबिलिटी जो हिंदूज में थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। हिंदू मुस्लिम यूनिटी बढ़ गया। ये जो लोग बहुत सारा अल्कोहलिक ड्रिंक यूज करते थे, यहां से लोग अपने आप को हटाने लगे। करीब करीब स्वराज्य, जो तिलक स्वराज्य फंड बना था, उसमें 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया था ताकि इस मूवमेंट को फंड किया जा सके। निगेटिव साइड में देखें, जो ट्रिपल बॉयकॉट किया लोगों ने, जैसे लेजिस्लेचर, कानून को बॉयकॉट किया, कोर्ट को बॉयकॉट किया, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो ब्रिटिशर्स चला रही थी उससे बॉयकॉट किया। ठीक है, ये थोड़ा निगेटिव एस्पेक्ट हम मान सकते हैं। कुछ माइनर आइटम्स थे बॉयकॉट के, जैसे टाइटल्स लोगों ने सरेंडर किया। ब्रिटिशर्स ने जो ऑनर दिया था उसे भी लोगों ने सरेंडर कर दिया। ठीक है, ये निगेटिव इंपैक्ट की वजह से कुछ अच्छा ही हुआ। बहुत सारे जैसे लोकल स्कूल्स एंड कॉलेजेस शुरू होने लगे, जहां पर बच्चे जाके अपना पढ़ाई कंप्लीट करने लगे। कोर्ट के अलावा लोगों ने बाहर ही मीडिएशन और आर्बिट्रेशन के द्वारा अपना मामला सुलझाने लगे। पर मेन जो हथियार था गांधी का वो था नॉन वायलेंस। ठीक है, नॉन वायलेंस और अहिंसा। नागपुर सेशन जो कांग्रेस का हुआ था 1920 में, ये पूरी तरीके से नॉन वायलेंट मूवमेंट, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, उसको रेटिफाई करते हैं और वो लोग अपना डिमांड रखते हैं स्वराज का, बाय लेजिटिमेट एंड पीसफुल मीन्स। लेकिन 1922 5 फरवरी एक सीरियस मूव, जो गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट था, यूपी, अभी प्रेजेंट डे, तो उस जमाने में था, उसे यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था। अभी प्रेजेंट डे के लिए वो था उत्तर प्रदेश। तो वहां पर पुलिस ने कुछ लोगों के ऊपर अटैक किया और वायलेंटली लोगों ने प्रोटेस्ट किया, जिसके तहत पुलिस ने फायरिंग स्टार्ट किया। बाद में लोगों ने पूरा एक पुलिस स्टेशन ही जला दिया। ठीक है, इससे गांधी को बड़ा ही दुख लगा, क्योंकि गांधी चाहते थे कि जो मूवमेंट हो वो पूरी तरीके से क्या होना चाहिए, एक नॉन वायलेंट होना चाहिए। तो गांधी ने इस मूवमेंट को बोला कि ये एक हिमालयन ब्लंडर था, जिसके तहत लोगों ने हथियार उठा लिया, लोगों ने वायलेंस मीन अपना लिया। ठीक है, इसी के तहत जो गांधी ने इस मूवमेंट को विड्रॉ किया। जो इंसिडेंट हुआ था चोरी चौरा में, ब्रिटिश ऑफिशियल्स की हत्या हुई थी। 22 लगभग ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, जिनको पूरा थाना सहित जला दिया गया था। तो इसके तहत गांधी ने विड्रॉ किया, लेकिन गांधी को अरेस्ट किया गया 10 मार्च 1922 में। लगभग 6 साल तक वो जेल में थे। ठीक है,
फिर आता है साइमन कमीशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसे मॉन्टेक कैम्सफोर्ड रिपोर्ट भी कहा जाता है, उस एक्ट के तहत कहा गया था कि 10 साल के बाद ये एक्ट कैसे भारत में रन हो रही है, इसके लिए एक कमेटी बनाया जाएगा, एक कमीशन बनाया जाएगा। इसी के तहत 1928 में एक कमीशन बनाया जाता है 7 मेंबर का, ताकि वो लुक आफ्टर कर सके कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो है वो भारत में कैसे रन कर रही है, क्या दिक्कतें हैं। लेकिन ये जो 7 मेंबर का कमीशन था, इसमें सारे ही ब्रिटिशर्स थे, व्हाइट मैन थे। तो इसके खिलाफ भारत में एजिटेशन चालू हो गई और स्लोगन चलने लगा, साइमन गो बैक। क्योंकि इंडिया में ये एक्ट कैसे काम कर रही है ये तो इंडियन के लोगों को पता है ना, इंडियंस को पता है। बट ब्रिटिशर्स हु केम फ्रॉम इंग्लैंड, हाउ कुड दे एबल टू नो व्हाट दिस लॉ इज डूइंग एंड हाउ इट इज डूइंग इन इंडिया। इसीलिए स्लोगन चलने लगा, साइमन गो बैक, ठीक है। और इसी के तहत प्रोटेस्ट शुरू हो गया। तो साइमन कमीशन, लाहौर में लीडर थे, बहुत ही अच्छे लीडर थे लाला लाजपत राय, लाठीचार्ज में उनका प्राण निधन हो गया। भगत सिंह उन्हें अपना गुरु मानते थे, लाला लाजपत राय, ठीक है। फिर 1929 में लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस होता है, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट बनते हैं। उसी के तहत अभी और उन्होंने बोला कि हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। भारत का एक चीफ गोल बन गया कि पूर्ण स्वराज 1929 में। और इसी के तहत 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और इसी को कॉमेमोरेट करने के लिए आज हम लोग भारत में 26 जनवरी रिपब्लिक डे मनाते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट अगर देखें तो वो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो 1930 से 34 तक चला। बहुत सारे फैक्टर्स थे, जैसे साइमन कमीशन भारत में आया, ठीक है, जालियनवाला बाग मैसाकर तो था ही, उसके बाद आपका रॉलेट एक्ट था, है कि नहीं, ये एक कारण था। मीनवाइल मोतीलाल नेहरू, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, उन्होंने अपने ऊपर एक बर्डन लिया कि व्हाइट मैन को लग रहा था कि भारत अपने आप को नहीं चला सकती, उन लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन का कोई ज्ञान ही नहीं है, वो लोग तो अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं बना सकते। तो इसीलिए उन्होंने एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाया, ठीक है। उन्होंने एक नेहरू रूपेट पब्लिश किया, जिसके तहत कलकत्ता सेशन 1928 में ब्रिटिश गवर्नमेंट को पूरी तरीके से वार्न किया गया कि अगर उन्होंने डोमिनियन स्टेटस नहीं दिया तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया जाएगा। 1929 में तो हमें पता ही है पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन होता है। 31 जनवरी 1930 में गांधी ने एक अल्टीमेटम दिया वायसरॉय लॉर्ड इरविन को कि अगर ब्रिटिशर्स के द्वारा जो भी इविल्स भारत में चल रहे हैं उन्हें रिमूव नहीं किया गया तो पूरी तरीके से क्या किया जाएगा, एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया जाएगा, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट डिमांड्स थे। पहला, प्रोहिबिशन ऑफ यूज ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स, मतलब नशीली चीज जो भी है उनको पूरी तरीके से खत्म करना है। दूसरा, रुपी और स्टर्लिंग का जो रेशियो है वो मेंटेन होना चाहिए। भारत का रुपी का जो वैल्यू है वो इतना कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर बोला गया मिलिट्री एक्सपेंडिचर को कम करना है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंडिचर को कम करना है, फॉरेन से जो क्लॉथ आता है उसमें कस्टम ड्यूटी ज्यादा से ज्यादा लगाया जाए ताकि फॉरेन क्लॉथ्स भारत में ना पाए, पोस्टल रिजर्वेशन बिल को एक्सेप्ट करना है, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट जो है उसको एबॉलिश करना है, पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो है उनको इमीडिएट रिलीज करना है, और सिटीजन्स जिनके पास मतलब सेल्फ प्रोटेक्शन के का खतरा है उन्हें सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए लाइसेंस दिया जाए ताकि वो आर्म्स रख पाए, ठीक है। ये 11 पॉइंट गांधी ने दिया था। उन्होंने डायरेक्टली इरविन को बताया था कि ये 11 पॉइंट अगर इग्नोर किया गया तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया जाएगा। कंसिक्वेंटली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में शुरू हो जाता है बाय द फेमस सल्ट सत्याग्रह, जिसे दांडी मार्च भी कहा जाता है,
जो 12 मार्च 1930 में शुरू होता है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ये 11 पॉइंट नहीं माना था। ऑन दैट डे मतलब 12 मार्च गांधी अपने फॉलोअर्स के साथ साबरमती आश्रम से अहमदाबाद से शुरू होते हैं टुवर्ड्स डंडी, एक विलेज है जो कच्छ वेस्ट कोस्ट ऑफ आपका गुजरात जिसे बोल सकते हैं, जहां पर गांधी लगभग 385 किलोमीटर पैदल यात्रा करते हैं 25 दिन तक, और वो फाइनली दांडी रीच करते हैं 6 अप्रैल 1930 को। यहां पर गांधी ने प्रोटेस्ट किया सॉल्ट लॉ के खिलाफ, क्योंकि सॉल्ट ब्रिटिशर्स का एक मोनोपोली राइट था कि वो खुद वही सॉल्ट बना सकते थे। भारत में लगभग 7500 किलोमीटर से भी लंबा कोस्टलाइन है, और इतना कोस्टलाइन होने के बावजूद भारत के लोगों को सॉल्ट बनाने का हक नहीं था। सो महात्मा गांधी का थिंकिंग देखना आप लोग, कि उन्होंने एक ऐसा मुद्दा उठाया जो मास पीपल को कनेक्ट कर पाए, इसीलिए उन्होंने सॉल्ट लॉ ब्रेक किया, है कि नहीं। चाहते तो कोई और बहुत लॉ, ड्रैकोनियन लॉ था, वो ब्रेक कर सकते थे, बट वो ऐसे चीज को उन्होंने ब्रेक किया ताकि ब्रिटिशर्स को भी लगे कि दे आर एजिटेटिंग फॉर देयर ओन फ्रीडम, नॉट फॉर वायलेंस अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। ठीक है, अच्छा, इसी के तहत वही जो सॉल्ट मार्च है या डांडी मार्च, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो अभी सिंध का प्रोविंस बोल सकते हैं, जो पाकिस्तान के अंडर में है, एक इंपॉर्टेंट लीडर थे जिनका नाम था खुदाई खिदमतगार। पॉपुलरली लोग उन्हें रेड शर्ट्स या फिर खान अब्दुल गफर खान, जिनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता था, उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया ब्रिटिशर्स के खिलाफ। ठीक है, फिर लंदन में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है जहां पर कांग्रेस पूरी तरीके से इसे बॉयकॉट करती है और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलता रहता है। 1931 में गांधी और इरविन के बीच में एक गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है, एक एग्रीमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, जिसके तहत क्या होता है देखते हैं। जिसके तहत एक एग्रीमेंट में पहुंचा जाता है कि सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को जो वायलेंस के कन्विक्शन में नहीं आए उनको छोड़ दिया जाएगा। जिन लोगों से फाइन अभी तक कलेक्ट नहीं किया गया है उनका फाइन को रिमिट कर देना है, उनसे फाइन कलेक्ट नहीं करना है। और जो भी लैंड हड़प लिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा था ऑफ द सत्याग्रहीस, अगर वो थर्ड पार्टी को बेचा नहीं गया है तो उनको लौटाया जाएगा। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ये मान लेती है। गवर्नमेंट कुछ बोलता है कि गवर्नमेंट ने भी कुछ किया कि सॉल्ट लॉ बनाने का हक भारतीयों को दे दिया, एंड ऑल्सो द राइट कि पीसफुल एग्रेसिव नॉन एग्रेसिव पिकेटिंग लोग कर सकते हैं। कांग्रेस ऑन इट्स पार्ट एग्रीड टू सस्पेंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इट ऑल्सो अंडरस्टूड दैट कांग्रेस विल पार्टिसिपेट नेक्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, कांग्रेस पार्टिसिपेशन करेगी। ठीक है, फिर होता है आपका सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में हुआ था। महात्मा गांधी पार्टिसिपेट करते हैं, द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कांग्रेस, बट इट वाज ए फेलियर। रीस्टार्ट होता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1932 को, बट ये उतना चल नहीं पाता। ब्रिटिशर्स स्ट्रॉन्ग हैंडेडली इसको अप्रेस करती है, सप्रेस कर देती है, और जितने भी इंपॉर्टेंट लीडर्स थे जैसे आपका वल्लभ भाई पटेल, गांधी, सबको अरेस्ट कर लेती है। ठीक है, अल्टीमेटली ये मूवमेंट और चल नहीं पाता। 1933 1934 आते आते पूरी तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट विड्रॉ हो जाता। फिर है 1932 में कम्युनल अवार्ड। देखिए, कम्युनल इलेक्टोरेट जो है, मतलब ब्रिटिशर्स चाहते ही थे कि भारत को ऊपर अगर रूल करना है तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाना होगा। इसी के तहत 1909 में उन्होंने कम्युनल इलेक्टोरेट दिया था ओनली फॉर द माइनॉरिटीज, बट 1932 में दलितों के लिए भी, मतलब जो अनटचेबल्स थे, है कि नहीं, उस जमाने में उनके लिए भी अलग से कम्युनल इलेक्टोरेट देने की बात की, ताकि मेजोरिटी ऑफ द हिंदू से सबको अलग किया जा सके। मुस्लिमों के लिए अलग, सिखों के लिए अलग, क्रिश्चियनों के लिए अलग, है कि नहीं,
जैन्स के लिए अलग, पारसीस के लिए अलग, और फिर से जो लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे उनके लिए अलग। लेकिन गांधी इसके खिलाफ खड़े हुए, और ये जो ब्रेन चाइल्ड किसका था? ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनाल्ड का। ठीक है, गांधी इसके खिलाफ खड़े हुए, फर्स्ट ऑन टू डेथ, जेल में थे, उन्होंने आमरण अनशन का फैसला किया। वो सक्सीड होते हैं, पूना पैक्ट 1932 साइन होता है, और जिसके तहत डिप्रेस्ड क्लास विद द अदर हिंदूज एक ज्वाइंट इलेक्टोरेट दिया जाता है, डिप्रेस्ड क्लास और हिंदूज को। कम्युनल वर्ड पूरी तरीके से तो खत्म नहीं हुआ, सक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल नहीं कह सकते, पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं था ये कह सकते हैं। इसी के तहत गांधी जी शुरू करते हैं हरिजन सेवक संघ, ताकि वो अनटचेबिलिटी के खिलाफ भारत में जो प्रिवेलेंट थी उसके खिलाफ लड़ सके। कांग्रेस उसी के तहत ब्रिटिशर्स एक कानून लाती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसके तहत प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दिया जाता है इंडियन के प्रोविंसेस को। मतलब इंडिया अभी जो स्टेट्स थे उसी के तहत क्या था, उस जमाने में था 1935 में प्रोविंसेस, तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दिया गया। उसी के तहत कांग्रेस इलेक्शन लड़ती है और 11 सीटों में 8 सीट कांग्रेस जीत जाती है, सिर्फ पंजाब, सिंध और बंगाल को छोड़कर। ठीक है, कांग्रेस मिनिस्ट्री, क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है, विदाउट कंसल्टिंग कांग्रेस, ब्रिटिशर्स जो ब्रिटिश इंडिया है अपने ट्रूप्स इंडियन ब्रिटिश इंडियंस को लेकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करने का फैसला कर लेती है। इसी के अगेंस्ट में कांग्रेस मिनिस्ट्री रिजाइन करती है, और तभी मोहम्मद अली जिन्ना खड़े होते हैं डिमांड फॉर, वो अपने टू नेशन थ्योरी के लेकर खड़े होते हैं, और वो सेपरेट लैंड फॉर द मुस्लिम डिमांड करते हैं, जिन्हें उन्होंने नाम दिया था पाकिस्तान। ठीक है, द डे ऑफ डिलीवरेंस जिसे कहा गया 22 दिसंबर 1939 को लाहौर सेशन में पहली बार मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना टू नेशन थ्योरी दिया था कि मुस्लिमों के लिए एक अलग देश बनना चाहिए, जिसे उन्होंने नाम दिया पाकिस्तान। ठीक है, ये जो भारत के ट्रूप्स को लेकर ब्रिटिशर्स सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट कर रही थी, इसके खिलाफ इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू होता है। वायसरॉय फेमस, उन्होंने लॉर्ड जो वायसरॉय थे एक्चुअली तब थे लॉर्ड लिलिंगथन, एक उन्होंने दिया था ऑगस्ट ऑफर, जिसके तहत उन्होंने कहा कि वायसरॉय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल को बड़ा किया जाएगा और वहां पर ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। ठीक है, और भारतीयों को क्या दिया जाएगा, डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। ठीक है, however it did not propose granting of complete independence की बात नहीं हो रही थी, तो इस आइडिया को कांग्रेस पूरी तरीके से रिजेक्ट करती है और मुस्लिम लीग भी रिजेक्ट करती है, और सत्याग्रह शुरू हो जाता है अंडर द गाइडेंस ऑफ महात्मा गांधी। इंडिविजुअल सत्याग्रह जिसको कहा गया दिल्ली चलो सत्याग्रह, और पहले सत्याग्रही जिनको अरेस्ट किया गया था उनका नाम था आचार्य विनोबा भावे। ठीक है, फिर क्रिप्स मिशन आती है 1942 को, क्योंकि जब जापान वर्ल्ड वॉर में आता है तब दैट पोस्ट ए रिमार्केबल सक्सेस, और भारत का सेफ्टी का चिंता होने लगा, क्योंकि भारत के लोगों को पता चल गया था कि अभी इंग्लैंड के द्वारा, इंग्लैंड मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भारत को प्रोटेक्ट करना पॉसिबल नहीं। ठीक है, और इंग्लैंड का जो एटीट्यूड था टुवर्ड्स इंडिया, दिस वाज सॉफ्ट, उनका पूरी तरीके से यह नहीं था कि भारत उनका कॉलोनी है उसे प्रोटेक्ट करना है, तो और जापान आगे बढ़ रहा था। ठीक है, 1942 में ब्रिटिश वॉर कैबिनेट भेजता है सर स्टैफोर्ड किप्स को कि एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा भारत में, और इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत भारत को डोमिनियन स्टेटस देने की बात चल रही थी। भारत के लोगों ने, स्पेशली कांग्रेस ने, पूरी तरीके से इस आइडिया को, क्रिप्स मिशन का जो आइडिया था उसे रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा ये जो डोमिनियन स्टेटस का अभी जो आइडिया है ये पूरी तरीके से क्या है, एक पोस्ट डेटेड चेक है
जो बैंक खत्म होने वाला है, मतलब एक बैंक दिवालिया हो चुका है और उसमें आप चेक डाल रहे हो कि 1 महीने बाद आप पैसा उठा लेना, बैंक ही नहीं रहेगा तो चेक कहां से उठाएंगे, है कि नहीं। तो वही बोल रहा था कि डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा इंडिया को। ब्रिटिशर्स हार रही थी और वो बोल रही है कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देगा अगर इंडियन सपोर्ट करते हैं तो, ठीक है। बाय द मीन टाइम क्विट इंडिया मूवमेंट अगस्त 1942 को शुरू हो जाता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है। भारत के लोगों को भी, जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वो भी हिटलर और नाजीज को पसंद नहीं करते थे, जो थे आपका एक्सिस फोर्स में। एक्सिस फोर्स में था आपका जर्मनी, इटली, जापान। एलाइड फोर्सेस में आपका यूएस, यूएसएसआर, ब्रिटेन, ठीक है नहीं, ये सब थे, फ्रांस। देयरफॉर उन्होंने प्रॉमिस किया कि ब्रिटिशर्स की कांग्रेस सारे पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे अगर रिटर्न में हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिले। द ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लेकिन इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया और उसी समय ब्रिटेन में इलेक्शन चल रही थी, तो लेबर पार्टी जीत के आई और लेबर पार्टी के जो प्राइम मिनिस्टर थे विंस्टन चर्चिल, ठीक है, was conservative enough to liquidate Britain Empire, बट क्रिप्स मिशन फेल होने की वजह से गांधी ने डिसाइड किया कि एक मास मूवमेंट होना चाहिए ब्रिटिशर्स के खिलाफ, अदरवाइज जापान इंडिया को अटैक कर लेगा। अभी ब्रिटिशर्स के अंडर में है, बाद में ये जापान के अंडर में चला जाएगा, ठीक है। और ईस्ट बंगाल में टेरर तो हो ही रहा था। अकॉर्डिंगली 1942 में गांधी ने लॉन्च किया क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसे अगस्त मूवमेंट भी कहा गया, और वो रिजोल्यूशन पास किया गया 8 अगस्त 1942 बॉम्बे बाय द कांग्रेस। बॉम्बे सेशन में पास किया गया कांग्रेस के द्वारा, ठीक है। ऑल इंडिया कांग्रेस ने डिक्लेयर किया इमीडिएट डिमांड टू एंड द ब्रिटिश रूल, और गांधी ने अपना फेमस स्लोगन दिया था, करो या मरो, डू और डाई। इमीडिएटली बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे सबको जेल में डाल दिया गया। 9 अगस्त को ही 8 अगस्त में उन्होंने ऐलान किया क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू करेंगे, 9 अगस्त को सबको जेल में डाल दिया गया। अंटिल वर्ल्ड वॉर 2, जब तक खत्म ना हो जाए तब तक उनको जेल में डाल दिया गया, ठीक है। However, ये मूवमेंट और अभी स्टॉपेबल नहीं था, हर तरफ हड़ताल डेमोन्स्ट्रेशन चल रही थी, रेलवे ट्रैक्स को उखाड़ दिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ पूरी तरीके से लो कोर्ट को बॉयकॉट करना, पुलिस स्टेशन को बॉयकॉट करना। इवन कुछ इलाके ऐसे थे जिन्होंने अपना खुद का गवर्नमेंट बना लिया था, जैसे बलिया, तामलुक, सतारा, धरवार, बालासोर, तालचेर, जहां पर ब्रिटिश रूल को पूरी तरीके से रिजेक्ट करके उन्होंने अपना खुद का गवर्नमेंट फॉर्म कर लिया, ठीक है। तो आफ्टर क्विट इंडिया देयर कुड बी नो रिट्रीट। भारत के लोगों को लग गया था कि क्विट इंडिया के बाद और कोई मूवमेंट नहीं, अभी हमें और कोई बार्गेन भी नहीं, फ्यूचर में कोई निगोशिएशन नहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, डायरेक्ट इंडिपेंडेंट ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम ब्रिटेन टू इंडिया, ठीक है। इंडियन नेशनल आर्मी, सुभाष चंद्र बोस बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थे। कुछ कुछ हिस्टोरियंस का तो यह भी मानना है ही वॉज मोर पॉपुलर देन महात्मा गांधी। इफ ही कुड अलाइव देन भारत का जो प्रेजेंट सिनारियो है वो कुछ अलग ही होता, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने दो बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। एक 1938 में हरिपुरा सेशन में, 1939 में आपका त्रिपुरी सेशन में। बट महात्मा गांधी का विचार और सुभाष चंद्र का विचारों में भेद था, इसीलिए 1939 में सुभाष चंद्र बोस को क्या करना पड़ा, रिजाइन करना पड़ा कांग्रेस के प्रेसिडेंटशिप से। फिर वो उन्होंने अपना एक खुद का पार्टी जो खोला जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। उन्होंने बंगाल में ही ब्रिटिशर्स के खिलाफ एजिटेशन शुरू किया। ब्रिटिशर्स ने उनको पकड़ में हाउस अरेस्ट में रख दिया, बट उन्होंने ब्रिटिशर्स के ट्रूप्स को धोखा देकर, आंखों में धूल छोक कर, वो पहले अफगानिस्तान गए, फिर रशिया गए, जर्मनी गए, अल्टीमेटली बर्मा एंड मलाया
1943 में आए, उनका एक ही कारण था कि यस ब्रिटिशर्स था एलाइड पावर में, और जो आपका जर्मनी था वो था एक्सिस पावर में। वो जर्मनी का साथ लेकर ब्रिटिशर्स को भारत से भगाना चाहते थे, वो एक खुद का आर्मी खड़ा करना चाहते थे। तो 1943 में जब वो मलाए आते हैं, उस समय आईएनए के जो हेड थे वो थे रास बिहारी बोस। वो अपना जो रेजिग्नेशन देते हैं, और देने के बाद आईएनए का जो बागडोर है, हेड पोजीशन है, वो सुभाष चंद्र बोस को दे देते हैं, और तभी से आजाद हिंद फौज का रिवाइवल होता है। ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी जो है वो पहले एक्चुअली शुरू किया गया था कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा, बाय द एक इंडियन ऑफिसर थे, ब्रिटिश आर्मी के लिए लड़ रहा था मलाया में, बट उनको सरेंडर करना पड़ा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अगेंस्ट द जापानीज ट्रूप। 1942 में एक कॉन्फ्रेंस होता है इंडियंस का, जो टोक्यो, जापान टोक्यो में हुआ था, ताकि वो लोग इंडियन इंडिपेंडेंस लीग फॉर्म कर पाए। बैंकॉक कॉन्फ्रेंस जो सुभाष चंद्र बोस को इनवाइट करता है जापान में, शॉर्टली आफ्टर हिज अराइवल रास बिहारी बोस रिजाइन करते हैं, और प्रेसिडेंसी जो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, बाद में आजाद हिंद फौजी बन जाता है, बोस को दे देते हैं। ठीक है, सिंगापुर में 1943 अक्टूबर 21 में पहली बार वो भारत का प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाते हैं ऑफ फ्री इंडिया। तो कोई कोई ये तो कहता है आजाद हिंद सरकार बनाया, तो कोई कोई कहता है, कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि हमारे देश का जो पहले प्रधानमंत्री थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, दैट वाज नॉट पंडित नेहरू, दैट वाज सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि पहला प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया बन चुका था सिंगापुर में 1943 में ही। बाद में अंडमान में भी भारत का झंडा वो लहराते हैं। ठीक है, आईएनए रिकॉग्नाइज किया गया अपार्ट फ्रॉम इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर। आईएनओ में जो रिक्रूट थे, भारत के जो ट्रूप्स थे, वो जापान के साथ वार लड़ रहा था, तो जापान ने भारत के ट्रूप्स को हराया, और एस दे वर इंडियंस, तो उन्हें प्रिजनर ऑफ वॉर की तरह रखा गया। उसी को लेकर इंडियन नेशनल आर्मी बनाई थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रिजनर ऑफ वॉर ही था, कुछ रिक्रूट्स तो सिविलियन से भी था। लोगों ने अपना जो भी था, लोगों ने अपना सब कुछ दिया इंडियन नेशनल आर्मी को, सुभाष चंद्र बोस को, ताकि ब्रिटिशर्स को भगाया जा सके भारत की धरती से। एक विमेन रेजिमेंट भी थी जिसका नाम था रानी झांसी रेजिमेंट, अंडर आईएनए। ठीक है, आईएनए का मेन स्लोगन था जय हिंद, और आईएनए के जो ट्रूप्स है ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ लड़ रही थी, कहां कहां, बर्मा, इंफॉल, कोहिमा। बोस ने अपना फेमस कोड दिया था, गिव मी ब्लड आई शैल गिव यू फ्रीडम। रिपोर्टेडली बोस मारे जाते हैं 1945 को। आईएनए और आगे नहीं बढ़ पाया, लगभग मणिपुर तक आ ही गया था। आगे इसलिए नहीं बढ़ पाया क्योंकि जापान हार चुकी थी, और जापान आईएनए को सपोर्ट कर रहा था। ठीक है, जापान हारने के बाद जापान ने जब अपना सपोर्ट बंद कर दिया, तब आईएनए पूरी तरीके से सरेंडर किया ब्रिटिश आर्मी को। और ये लोग मानते हैं कि 1945 में एक प्लेन क्रैश में सुभाष चंद्र बोस की मौत हो गई थी, जब वो ताइहोकू, जो जापान का ही ताइहोकू एयरपोर्ट है, वहां से एक विमान लेकर उड़ रहे थे, तो वो प्लेन क्रैश हुआ और उनकी डेथ हो गई। बट उनका डेथ मिस्ट्री अभी भी सॉल्व नहीं है। ये बहुत सारा थ्योरीज है, कोई बोलते हैं कि मर गया, कोई बोलता है कि अभी भी वो बहुत सालों तक जिंदा थे। यूपी में एक गुमनामी बाबा बोल के थे, आप लोग चाहो तो यूट्यूब में देख सकते हैं, गुमनामी बाबा एंड सुभाष चंद्र बोस मिस्ट्री। ठीक है, टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस 1945 में सेकेंड वॉर कंक्लूड होता है। लॉर्ड वेबल जब भारत के वायसरॉय थे, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस बुलाया
बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स का शिमला में। वो कॉन्फ्रेंस फेल हो गया ड्यू टू द पॉलिटिकल डेडलॉक। 1946 में ब्रिटिश गवर्नमेंट में चेंज आता है, लेबर पार्टी के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं क्लेमेंट एटली, एंड ही वाज सिंपैथेटिक अबाउट द इंडियंस। तब उन्होंने कैबिनेट मिशन भेजा ताकि पॉलिटिकल डेडलॉक को बंद किया जा सके, और इस मिशन में 3 मेंबर थे, ठीक है, जो क्लेमेंट एटली के कैबिनेट के ही मेंबर थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर। अदर थिंग्स, मिशन ने रिकमेंड किया कि एक यूनियन ऑफ इंडिया बनाया जाएगा कंप्राइजिंग ब्रिटिश इंडिया और इंडियन स्टेट्स विथ कंट्रोल ओवर फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस एंड कम्युनिकेशन। मतलब ये इंडिया के पास कंट्रोल रहेगा फॉरेन अफेयर्स का, डिफेंस का, कम्युनिकेशन का। इंडिया को डिवाइड किया जाएगा 3 ग्रुप में। पहला ग्रुप में रहेगा मद्रास, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस, बिहार, उड़ीसा। सेकंड ग्रुप में बी, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान। ग्रुप सी में रहेगा बंगाल और असम। एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इलेक्ट किया जाएगा फ्रॉम द, ताकि वो लोग भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर पाए। और जब तक कॉन्स्टिट्यूशन रेडी ना हो, एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाया जाएगा सेंटर में, ताकि वो लोग रूल कर पाए। फिर इलेक्शन शुरू होता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। कांग्रेस ने मेजोरिटी सीट जीत लिया, मुस्लिम लीग ने इसे बॉयकॉट किया। फिर मुस्लिम लीग अगस्त 16, 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे का स्लोगान दिया, जिसके तहत कम्युनल रायट शुरू हो गए, ज्यादातर आपका बंगाल में और पंजाब प्रोविंस में, जहां जहां मुस्लिम मेजोरिटी में थी, और जहां जहां मतलब हिंदू और मुस्लिम, जहां मुस्लिम मेजोरिटी में थे वहां मुस्लिमों ने हिंदुओं को मारा, जहां हिंदू मेजोरिटी में थे उधर हिंदुओं ने मुस्लिमों को मारा। अल्टीमेटली आप लोग देख रहे हो ये जो कम्युनल रायट की जो सीड है किसने डाला? दिस इज द वेरी बिग क्वेश्चन। Nowadays people are separated. I am not going into the political thoughts, but मैं हिस्ट्री को उठाकर आप लोगों के सामने इसलिए रख रहा हूं कि ये सीड किसने डाला? 2 नेशन थ्योरी का, देख लिया, और वहीं से ये कम्युनल राइट्स और ज्यादा शुरू होता है। फिर एक इंटरिम गवर्नमेंट बनता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंडर में, अंडर द सेंटर। मुस्लिम लीग इनिशियली रिफ्यूज करते हैं, बाद में वो मिनिस्ट्री के पार्ट बन जाते हैं, बट लेटर उन्होंने ज्वाइन किया ऑफ इट्स ओन अकॉर्ड। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच का जो रिफ्ट था वो चल रहा था। माउंटबेटन लॉर्ड वेबल को रिप्लेस करते हैं और वायसरॉय ऑफ इंडिया बनते हैं। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन डिक्लेयर करते हैं कि एक ही सोल्यूशन है इस पॉलिटिकल जो डेडलॉक है उसको खत्म करना, कि 2 नेशन बनाया जाए, 2 अलग कंट्री बना दिया जाए। उनका डिक्लेरेशन का मेन फीचर यह था कि इंडिया को पार्टीशन किया जाएगा। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो प्रेजेंट डे सिंध, बलूचिस्तान, पाकिस्तान वाला हिस्सा, वहां पर रेफरेंडम होगा, मतलब लोगों की राय लिया जाएगा, ठीक है, क्या वो पाकिस्तान ज्वाइन करना चाहते हैं या इंडिया ज्वाइन करना चाहते हैं। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर जैसे पंजाब हो गया, बंगाल हो गया, वो डिसाइड करेंगे कि ये सब प्रोविंस को पार्टीशन करना है कि नहीं। जो नेटिव स्टेट्स थे, मतलब जो ब्रिटिश प्रोविंस के अंडर में नहीं थे, जो सेपरेटरी रूल कर रहे थे, उनको पूरा फ्री हैंड था। वो जो चाहे, जिस कंट्री को चाहे वो ज्वाइन कर सकते थे, आइदर टू ज्वाइन इंडिया या फिर पाकिस्तान, ठीक है। सो ये भी एक कारण था जिसकी वजह से कश्मीर को लेकर अभी तक लड़ रहे हैं पाकिस्तान एज वेल एज इंडिया। पाकिस्तान का जो पीओके है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है, और इंडिया में जो है इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, अभी तक 1947 में देश आजाद हुई, 2024 अभी तक रेफरेंडम नहीं हुआ, ठीक है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को पास किया जाता है जुलाई 1947 के। इसके मेन प्रोविजंस देख लेते हैं। इंडिया और पाकिस्तान 2 इंडिपेंडेंट
घोषित किया जाएगा 15 अगस्त, 14 अगस्त को पाकिस्तान को किया गया 1947 को। दोनों ही अलग अलग डोमिनियन होगा। एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एस्टैब्लिश किया जाएगा ताकि वो वेदर टू रिमेन विद इन द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ या नेशन और नॉट, वो लोग डिसाइड कर पाए कि ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन में उनको रहना है कि नहीं रहना है। ईच डोमिनियन का एक क्या होगा, गवर्नर जनरल होगा, किंग अपॉइंट करेंगे। लेजिस्लेचर ऑफ बोथ द डोमिनियंस वेर फुल्ली एम्पावर्ड, मतलब इंडिया और पाकिस्तान वो फुल्ली एम्पावर्ड, उनके पास पूरी ये ताकत रहेगी ताकि वो खुद अपने लिए कानून बना पाए। ठीक है। अगस्त 15, 1947 बर्थ ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, भारत की आजादी का दिन। भारत को जो ब्रिटिश डिनोमिनेशन से भारत को आजादी मिलता है, ब्रिटिश डिनोमिनेशन भारत के ऊपर खत्म हो जाता है और दो नेशन बनाया जाता है, इंडिया और पाकिस्तान। मोहम्मद अली जिन्ना पहले गवर्नर जनरल बनते हैं पाकिस्तान के और लॉर्ड माउंटबेटन बनते हैं फ्री इंडिया के, इंडिपेंडेंट इंडिया के, और जवाहरलाल नेहरू बनते हैं पहले प्राइम मिनिस्टर। 17 अगस्त 1947 में रेडक्लिफ लाइन, एक बाउंड्री डिमार्केशन लाइन पाकिस्तान और इंडिया के बीच माना जाता है। जब 1971 में ईस्ट पाकिस्तान तब था और अभी जो नया कंट्री बना बांग्लादेश, तो ये बांग्लादेश और भारत के बीच का जो डिमार्केशन लाइन है उसे भी रेडक्लिफ लाइन ही कहा जाता है। सो यहां से आपका एक एमसीक्यू तो बनी जाएगा कि व्हाट इज द लाइन called as the boundary demarcation line between India and Pakistan? This is Radcliffe line. So इसी के तहत आपका ये चैप्टर खत्म होता है। मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अगर वन शॉट पे नहीं देख पा रहे हो तो आप लोग थोड़ा थोड़ा करके देखिए। कहानी के फॉर्म में मेरे हिसाब से आपको पूरी तरीके से ये पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा। सो अगर आपको समझ में आया है, काइंडली मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करना, यही मेरा गुरु दक्षिणा होगा। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, गुड बाय, हैव ए गुड डे।